तो बच्चों आज की अपनी जो मैराथन सीरीज है उस मैराथन सीरीज में हम लोग चालू करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बहुत पुराना लॉ है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं तो बड़ा अच्छे से हमें पढ़ना है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट बेसिकली एप्लीकेबल होता है गुड्स की सेल पे कि गुड्स को सेल करते समय क्या रूल्स लगेंगे। तो सबसे पहली जो चीज के अंदर इंपॉर्टेंट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है गुड्स का मीनिंग क्या है। तो गुड्स का मीनिंग इस एक्ट के हिसाब से अगर हम चले तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी इसमें आएगी और इसके साथ ही शेयर्स, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास या ऐसी कोई भी चीज जो लैंड के साथ अटैच है वो सब इस कैटेगरी में शामिल होती हैं। यानी खाली गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती हैं, शेयर्स, स्टॉक्स, क्रॉप्स, ग्रास, ये सब स्टैंडिंग क्रॉप्स होती हैं। स्टैंडिंग क्रॉप्स या ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब खड़ी फसल, वो भी इस कैटेगरी में आता है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से गुड्स का मीनिंग ये रहेगा। अब आती है बात कि गुड्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो दो तरह की गुड्स है एक्चुअल में, तो देखें तो वैसे तो कई टाइप है, दो ही नहीं है, बट वैसे जो जो प्राइमरी बेसिक कैटेगरी है उसमें एक तो एग्जिस्टिंग गुड्स और एक फ्यूचर गुड्स। खैर हम और भी कैटेगरी पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एग्जिस्टिंग गुड्स, नाम से ही पता चल रहा है जो गुड्स ओन्ड एंड possessed बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं उस समय जो गुड्स अवेलेबल है, सेलर के पास में अवेलेबल है, तो इन्हें हम लोग एग्जिस्टिंग गुड्स के नाम से जानते हैं। यानी ये गुड्स अवेलेबल है जिस समय आप बेच रहे हो। एग्जिस्टिंग गुड्स को हम लोगों ने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, स्पेसिफाइड गुड्स एंड असर्टेन गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स का मतलब है कि जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो उस समय उन गुड्स को सेपरेट किया जा चुका है, यानी दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर गुड्स जिस समय बेच रहे हो। और असर्टेन गुड्स में इनको अभी आइडेंटिफाई करना बाकी है, राइट, आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। दोनों ही एग्जिस्टिंग है, यानी जिस समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है उस समय दोनों ही सेलर के पास अवेलेबल है, पहली बात। लेकिन एग्जिस्टिंग असर्टेन गुड्स में बस अलग करके नहीं लिखा हमने सेलर के लिए, बायर के लिए, और स्पेसिफाइड गुड्स में पहले से अलग करके रखा हुआ है। एग्जिस्टिंग गुड्स के अलावा जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स वो होती हैं जिनको की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जाएगा, या अगर ट्रेडर है तो बाद में एक्वायर किया जाएगा। यानी सेलर जिस समय गुड्स को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस समय उसके पास में वो गुड्स नहीं है। जब वो उनको सेल कर देगा, मतलब और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद वो उनको खरीदेगा या बनाएगा या एक्वायर करेगा फिर आगे देगा, राइट। इसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। कॉन्टिंजेंट गुड्स, ऐसी गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन अ कॉन्टिंजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। ऐसी कोई भी गुड जो सेलर आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा है पर वो अभी तक उसके पास है नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि वो आगे उसको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये भी नहीं पता। यानी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के बाद, राइट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद भी वो गुड्स वो एक्वायर ना कर पाए, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स, यानी कंटिजेंट गुड्स, सॉरी। यानी जिनके एक्विजिशन को लेकर, जिनके प्रोडक्शन को लेकर भी डाउट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपको 100 किलो सोना निकाल कर देंगे माइंस में से, उसका पैसा, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन अभी आप ये जानते नहीं हो कि माइंस में से 100 किलो गोल्ड निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। हो सकता है 100 की जगह 150 किलो निकल जाए, हो सकता है 100 किलो भी ना निकले, 5 किलो भी ना निकले, क्योंकि माइंस में से क्या निकलेगा ये आपको पहले से नहीं पता होता। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको कहा जाता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कॉन्टिंजेंट गुड्स, सॉरी। तो तीन तरह की बेसिक गुड्स हमारे पास हो गए, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट गुड्स, राइट। खैर हमें इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का या सेल ऑफ गुड्स का जो प्रोविजंस है वो लगभग सब पे सेम ही रहेगा। अब यहां पर हम लोग पहले डिफरेंस करेंगे एग्रीमेंट टू सेल और सेल के अंदर। बहुत छोटा सा डिफरेंस है। सेल का मतलब है कि ओनरशिप, जो गुड्स है उनमें ओनरशिप आपने ट्रांसफर कर दी, राइट। यानी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब यहां ओनरशिप है। प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड, माइंड द वर्ड ट्रांसफर्ड, फ्रॉम सेलर टू बायर, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी विल टेक प्लेस एट द फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, राइट। ये बाद में होगा, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। यानी आज हमने एग्रीमेंट कर लिया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर। अब देखो फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिंजेंट गुड्स है उनमें हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग गुड्स है उनमें सेल हो भी सकता है और एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। भाई फ्यूचर गुड्स और जो वो है क्या नाम है कॉन्टिंजेंट गुड, वो तो भी है ही नहीं, तो उनमें तो ओनरशिप हम ट्रांसफर करेंगे कैसे, तो वो तो आज हम लोग एग्रीमेंट टू सेल ही करेंगे। पर जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं
उनका हो सकता है सेल हो या एग्रीमेंट इशू हो, यानी आपने या तो ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया है या फिर आप आगे ट्रांसफर कर दोगे, वो डिपेंड करता है, राइट। तो उसको बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो गई बेसिक बात। अब हम थोड़ी एडवांस्ड कैटेगरी की बातें पढ़ेंगे, ये तो बड़ी सॉरी बेसिक सी चीजें थी। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स हैं? देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, सेलर एंड बायर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गुड्स ओनली, बिल्कुल यहाँ पे वही तो है, तभी तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। तो दो पार्टी होनी जरूरी है, ये तो बेसिक चीजें हैं। गुड्स होनी चाहिए, यानी कोई ऐसी चीज ना हो जो गुड्स के एम्बेट में नहीं आती हो। प्राइस इन मनी शुड बी पेड और प्रॉमिस्ड, नॉट इन काइंड। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइस आप देंगे यानी कंसीडरेशन बदले में जो देंगे वो कैश में, कैश का मतलब हमारा हार्ड कैश नहीं होता, मनी में होना चाहिए, काइंड में नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर हो। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, यानी हो सकता है कि एब्सोल्यूट हो, कोई कंडीशन ना हो सकता है उसमें कुछ कंडीशंस लगती हो। तो डिपेंड करता है, दोनों बातें हो सकती है, कंडीशन ऑफ सेल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नीचे एग्रीमेंट और सेल टू दोनों में, एग्रीमेंट टू सेल और सेल में डिफरेंस बताया गया है। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है जो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर्टी गुड्स में ट्रांसफर हो चुकी होती है, यहाँ पे टेक्स प्लेस एट अ फ्यूचर डेट। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड मतलब जो एग्जीक्यूट हो चुका है, ये एग्जीक्यूटर है क्योंकि फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुड्स, इट सेल्स टेक्स प्लेस ओनली फॉर एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स, ये मैंने आपको ऊपर बताया था भी कि एग्जिस्टिंग होनी चाहिए और वो भी स्पेसिफाइड। ये फ्यूचर या कॉन्टिजेंट गुड्स के लिए होता है। The goods are destroyed, the loss falls on the buyer despite of the goods in possession of the seller। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं, बट फिर भी सिंपल बताते हैं। देखो आप समझो, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, इट्स ऑल अबाउट ओनरशिप। अगर एक बार सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो गया तो जो बायर है उसके हाथ में चला गया सारा का सारा। अभी बायर जो है उसी का रिस्क है, तो गुड्स में कोई भी डैमेज होता है, कोई भी नुकसान होता है, देन बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल। If the goods are destroyed, the loss falls on the seller despite the goods are in possession of the buyer। उल्टा चल रहा है, देखो यहाँ पर जहां एग्रीमेंट टू सेल है हमारे सेलर का है, भले ही गुड्स बायर के पास चली गई, वैसे तो बायर के पास जाएंगी नहीं क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल जनरली फ्यूचर गुड्स के लिए होता है या कॉन्टिजेंट गुड्स के लिए होता है। फिर भी अगर ओनरशिप वहां जा चुकी है तो रिस्क जो है वो सेलर का ही रहेगा और सेल में रिस्क बायर का रहेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेलर कैन sue द बायर फॉर द प्राइस एंड डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ बायर। ब्रीच बाय द बायर बिल्कुल कर सकते हो, अगर बायर कोई भी गलती करता है यानी पैसे देने से मना करता है या कोई कंडीशन पूरी करने से मना करता है तो सेलर बायर को स्यू कर सकता है, लेकिन सेलर कैन स्यू डैमेजेस ओनली। कॉन्ट्रैक्ट अगर फ्यूचर का है, एग्रीमेंट टू सेल है, तो बायर जो है उसको स्यू सिर्फ डैमेजेस के लिए किया जा सकता है, प्रोडक्ट की प्राइस के लिए नहीं। जनरल एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, if the buyer, it gives buyer a right to enjoy the goods as against the world at large। it gives the right to buyer against seller to sue for the damage। इसके बारे में हम आगे बाद में बात करेंगे। इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेलर के पास में गुड्स को अपने पास रखने का राइट नहीं होता। बायर अगर इंस्टॉलमेंट हो गया तो बायर का जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा या असाइनी होगा, आपको वो गुड्स उसको देनी पड़ेंगी। ऊपर आपने क्या बोला, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई ना, यानी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो टेक्निकली तो वो गुड्स किसकी हो गई, सेलर की हो गई ना। अब जब गुड्स सेलर की हो गई तो यदि आज सेलर की इंसॉल्वेंसी होती है तो जो सेलर है उसके रिसीवर को वो गुड्स मिलेंगी, यानी बायर ने भी, तो सेलर ने पैसा नहीं दिया लेकिन फिर भी मिलेंगी। हाँ, वो जो सेलर है वो पैसे की डिमांड कर सकता है कि भैया मुझे पैसा दे दो, वो आप डिमांड, यानी आप टेक्निकली बात करें तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका, मैंने एग्रीमेंट ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, ना तो मेरे पास बायर से पैसे आए और ना ही मैंने अभी तक बायर को सेलर को ओनरशिप ट्रांसफर करा, ठीक है, ओह सॉरी, गुड्स को ट्रांसफर करा, ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, लेकिन अभी तक ना तो सेलर ने मुझे पैसा दिया और ना ही अभी तक मैंने गुड्स जो है बायर को दिए, लेकिन फिर भी आपको वो गुड्स बायर के ऑफिशियल असाइनी या उसका जो भी रिसीवर उसे देनी पड़ेगी और वो बदले में आपको जो है पैसा आप डिमांड कर सकते हो क्योंकि आप उसकी क्रेडिटर की बुक्स में आओगे। यहां सेलर इज नॉट बाउंड टू पार्ट विद द गुड्स, यहां गुड्स अपने पास रखता है सेलर। अच्छा, यहां एक चीज और है, अगर सेल करते समय सेलर ने ये राइट ऑफ लीन लगा दिया था कि भैया देख, अगर तूने मेरे को पैसा नहीं दिया या तू इंसॉल्वेंट हो गया तो मैं गुड्स तेरे को नहीं दूंगा, तेरे रिसीवर को भी नहीं दूंगा, तो एक अलग बात है, यानी राइट ऑफ लीन आपने पहले रिजर्व कर लिया तो बात बढ़िया।
यदि राइट ऑफ लीन आपने रिजर्व नहीं करा है तो फिर आपको वो गुड्स देनी ही पड़ेंगी। यू विल बी एंटाइटल्ड गेट डिविडेंड। डिविडेंड नहीं है बेटा, मतलब डिविडेंड का मतलब ये अमाउंट ही है, ठीक है। अमाउंट जो भी रिसीवर से मिलेगा वो लेना है, पूरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, वरना जो मिलेगा, लेकिन गुड्स तो देनी पड़ेंगी क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर, द बायर बिकम्स द ओनर, इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द सेम फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी। यदि सेलर ही इंसॉल्वेंट हो गया तो तो बायर के पास बिल्कुल राइट है वो गुड्स जाके, क्योंकि वो गुड्स अभी सेलर के पास पड़ी है, सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, मैं जाके सेलर से वो गुड्स मांग सकता हूं, बिल्कुल मांग सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं। The buyer cannot claim the goods but may receive the dividend declared by the official receiver or assignee। अगर सेलर यहाँ पे, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी, यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, तो सेलर, बायर सेलर से गुड्स तो नहीं मांग सकता, लेकिन उसका कोई नुकसान हुआ है तो उसके डैमेजेस मांग सकते हैं। मैंने भी आगे कमिटमेंट कर दिया था गुड्स को बेचने के लिए, अब सेलर जो था वो मुझे गुड्स देता तो मैं आगे बेचता, लेकिन चूंकि सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो मैं गुड्स तो नहीं मांग सकता क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी, तो मेरी हुई नहीं थी गुड्स अभी, लेकिन मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं। डैमेजेस इसलिए क्योंकि मेरा भी आगे कमिटमेंट्स थे वो अब पूरे नहीं हो पाएंगे तो मुझे नुकसान होगा, इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गुड्स पैरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। यदि आपने स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करा है और गुड्स बिना बायर या सेलर की नॉलेज के पेरिश हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वर्ड हो जाएगा। यदि आपने कोई स्पेसिफाइड गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करा है, सेल ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, और बिना बायर या सेलर की जानकारी के गुड्स खराब हो जाती हैं, पेरिश हो जाती हैं या डैमेज हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वर्ड हो जाएगा। देखिए किसी की भी गलती नहीं है, पेरिशेबल नेचर की गुड्स थी, खराब हो गई, तो ऐसे में हम किसी की गलती नहीं निकाल सकते, और चूंकि किसी की भी गलती नहीं है तो दोनों की ही लायबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर सेल, अब यहां तो क्या गुड्स सेल हो चुकी नहीं, राइट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इन द सेंस कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने जो है ना अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया था, लेकिन हम बायर सेलर आइडेंटिफाई कर चुके थे, लेकिन यहां तो आपने एग्रीमेंट टू सेल कर दिया, यहां तक बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बस बायर सेलर आइडेंटिफाइड थे, ओनली बायर एंड सेलर। यहां पे आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल मतलब आपने एग्रीमेंट टू सेल तो कर ही लिया, लेकिन अभी तक गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। अब क्या होगा, तो यहां पर अगर ऐसा हो जाता है विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर और बायर, इफ द गुड्स बिकम्स पेरिश, सो बिफोर रिस्क passes to the buyer, the agreement thereby be avoided, right, मतलब void। लेकिन यहां पर आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर सेल हो चुकी होती गुड्स, राइट, इन्होंने तीसरा केस नहीं दिया, सेल हो चुकी, तो उस केस में नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर, ये बात हम ऑलरेडी ऊपर पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर, सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बायर के पार्ट पे रिस्क चूंकि ट्रांसफर हो चुका है। ऊपर हमने बोला भी था कि रिस्क ट्रांसफर अगर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, तो चाहे गुड्स बायर के पास हो या सेलर के पास हो, रिस्क किसका रहेगा, बायर का रहेगा। तो उस केस में अगर गुड्स खराब होती है तो बायर की जिम्मेदारी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमारे पास में आता है रूल ऑफ कैविएट एम्पेटर, बहुत ही कॉमन लॉ है, बहुत सिंपल सा है, एक छोटी सी बात है, बायर गुड्स खरीदते समय सावधान रहे, सिंपल सा फंडा, गुड्स खरीदते समय बायर को सावधान रहना है, ठीक है। सो लेट द बायर बी अवेयर, seller display their goods in the open market to buyer to make proper selection और choice of the goods। और बाद में अगर गुड्स बायर के पर्पस पे फिट नहीं बैठती तो ये सेलर की जिम्मेदारी नहीं, आपको सोच समझ के खरीदना चाहिए था ना यार। बायर, सेलर ने तो गुड्स को डिस्प्ले किया था ना, आपको चेक, उसने डिस्प्ले नहीं किया तो आपने गुड्स खरीदी क्यों, पहले डिस्प्ले करवा लेते, गुड्स अगर डिस्प्ले नहीं हुई तो आपने खरीदी क्यों। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी इंश्योर कि गुड्स को सोच समझ के आपने अच्छे से देखने के बाद खरीदा है। सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ एनी बैड सिलेक्शन और गुड्स टर्न्स आउट टू बी नॉन यूजफुल फॉर योर पर्पस, ठीक है, एक चीज। लेकिन अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब जहां सेलर लायबल रहेगा। पहला क्या है, फिटनेस एज टू द क्वालिटी और यूज,
Where the buyer makes known to the seller the particular purpose for which goods are to be required, and he relies on the seller's skill or judgment, then the goods are description of course of seller. It is the duty of the seller to supply such goods as are reasonably fit. यदि सेलर को आपने पर्पस बता दिया कि सर ये पर्पस है मेरा, और आपने सेलर के स्किल पे, अब सेलर को मना कर देना चाहिए था ना कि सर मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, आप मुझे बोलोगे वही गुड्स मैं आपको दूंगा, तो एक अलग बात। लेकिन आपने सेलर की स्किल्स पे दिमाग लगाया, तो ऐसे केस में सेलर को की जिम्मेदारी बनती है कि वो गुड्स को आपको सही दे, राइट। यहां पे सेलर जिम्मेदार रहेगा। अब दूसरी बात आती है गुड्स परचेज अंडर द पेटेंट ऑफ ब्रांड नेम। आप आईफोन खरीदने जाओगे और आईफोन जैसा ना मिले तो कैसा लगेगा आपको? भी आईफोन खरीदने का, डिब्बा भी आईफोन का दिया, मैंने बोला भी आईफोन दो, डिब्बा आईफोन का दिया, अंदर ब्रांड नेम दिया, और आईफोन 16 बोला मैंने, साहब आईफोन 16 प्रो देना भैया, और उसके बाद भी वो सैमसंग पकड़ा दे, तो फिर मेरी गलती है क्या? फिर बायर की गलती नहीं है, सेलर की गलती है। तीसरा, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। यदि आपने गुड्स को डिस्क्रिप्शन दिया और उसके हिसाब से ही सेलर ने गुड्स दी, तो सेलर की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको, अगर मैंने डिस्क्रिप्शन बताया था गुड्स का, तो आपको मुझे गुड्स को जो डिस्क्रिप्शन मैंने बताया वही वाली देनी चाहिए थी। एंड द लास्ट, गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। यदि आपने गुड्स को जो बेचा है, ये सेलर की जिम्मेदारी है कि वो मर्चेंटेबल क्वालिटी हो। मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब होता है कि गुड्स यूज करने के लायक होनी चाहिए। ऐसी गुड्स अगर आप मुझे दोगे जो यूज करने के लायक नहीं है, खराब है, तो या क्वालिटी वाइज बेकार है, जो 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 होना चाहिए वो भी नहीं है, मतलब उससे भी घटिया क्वालिटी की है, तो फिर उस केस में यानी कोई, तो फिर मेरी गलती थोड़ी ना यार, फिर तो सेलर की जिम्मेदारी रहेगी ना। आप समझो, बड़े सिंपल से नॉर्म्स हैं, कोई लंबा चौड़ा इसके अंदर काम नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है, बिल्कुल लॉजिकल मैनर में चल रहे हैं। तो ये 4 केसेस में सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाकी जितने भी केसेस है वहां पे बायर की जिम्मेदारी है कि गुड्स को देख के खरीदे, सोच समझ के खरीदे, और गुड्स आपके पर्पस को पूरा करती हो, इस बात को इंश्योर करे, राइट। आगे है कंडीशंस एंड वारंटी। दो छोटी छोटी सी बातें हैं, कंडीशन, एक वारंटी। कंडीशन का मतलब होता है वो स्टिपुलेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जरूरी है, यानी जिस पर कॉन्ट्रैक्ट टिका हुआ है, और अगर ये स्टिपुलेशन ही पूरा ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का पूरा अधिकार है बायर के पास में। यानी बायर या सेलर जो भी है, बेनली बायर ही होता है। यानी गुड्स खरीदते समय जो आपने ऐसी चीज अगर आपने कोई स्टिपुलेशन लगाया, ऐसा कोई शर्त आपने लगा दी जिसके आधार पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट टिका हुआ है, और अगर वो पूरा नहीं होता है तो फिर उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। एक होता है वारंटी। वारंटी मतलब ऐसा कोई भी स्टिपुलेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए कोलेट्रल है। कोलेट्रल मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का मेन जो पर्पस है वो नहीं है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए है, मेन पर्पस के लिए। Then breach of this gives rise claim for damages but not to the so gives rise for damages but not a right to reject the goods। अब वारंटी वाले केस में क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस तो नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस नहीं है, लेकिन चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के सपोर्टिंग फैक्टर है, तो ये पूरा नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं टूटेगा, ये तो तय। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस केस में आप जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो डैमेजेस हैं वो आप डिमांड कर सकते हो। डैमेजेस आप डिमांड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन आस्क फॉर द डैमेजेस अगर कोई हुआ है तो। आई बस समझ में? जैसे अगर आपने किसी को जाकर बोला कि भैया मुझे वो गाड़ी दो जो गाड़ी हाईवे पे चले, ऑफ रोड यानी पहाड़ों पत्थरों पे भी आराम से चल सके, मजबूत गाड़ी हो, और ये मैंने पहले ही बता दिया कि मुझे टूर एंड ट्रेवल के लिए चाहिए, तो आपको मुझे वही गाड़ी देनी चाहिए थी ना जो टूर एंड ट्रेवल के हिसाब से ज्यादा परफेक्ट हो। अब ये तो मेन स्टिपुलेशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, तो ऐसे केस में अगर ये मेन स्टिपुलेशन है तो इसका पूरा होना जरूरी है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल है, देखो कंडीशन मेन स्टिपुलेशन है, वारंटी जो है ना सपोर्टिंग स्टिपुलेशन है या कोलेट्रल स्टिपुलेशन है। क्लेम कंडीशन अगर वायलेट होगी तो उस केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट रैपिडेट करने का अधिकार है, यानी दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट रैपिडेट कर सकती है। वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट रैपिडेट तो नहीं होगा, लेकिन दूसरी पार्टी डैमेजेस मांग सकती है। हाँ, तीसरी जो चीज है वो एक्चुअल में तीसरी नहीं है, दूसरे का एक्सपांशन है। बाई चांस अगर कंडीशन का वायलेशन हुआ या ब्रीच हुआ तो अभी हमने आपको क्या कहा, आप कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ सकते हो, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को ही स्टिपुलेट कर दो। तो ऐसे केस में आप, लेकिन आपका मन है, आप कहते हो नहीं नहीं यार कोई बात नहीं, डैमेजेस दे दो, काम खत्म, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ते चलने दो पर डैमेजेस दे दो, यानी आप चाहो तो ब्रीच ऑफ वारंट कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लो। ब्रीच ऑफ वारंटी में आपको क्या मिलता है? क्लेम मिलता है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट रेपुडेट नहीं कर सकते, डैमेजेस मांग सकते हो। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कंडीशन को चाहो तो ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हो, वो चलेगा, अलाउड है, कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी,
अब हम आपको कुछ केसेस ऐसे बता रहे हैं जहां पे कंडीशन है, मेन स्टिपुलेशन है, फिर भी उसे वारंटी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उसे कंडीशन की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे कौन से केसेस है जहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बायर लूजेस हिज राइट टू रिजाइन द, क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन में तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं, ब्रीच ऑफ वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा जा सकता। तो ऐसे कौन से केस हैं जहां ब्रीच ऑफ कंडीशन को भी ब्रीच ऑफ वारंटी ही माना जाएगा या कंडीशन को भी वारंटी की तरह ट्रीट किया जाएगा? पहला, वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव्स हिज परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, बायर खुद ही मना कर दे कि भैया मैं तो इस कंडीशन को वारंटी मानूंगा। अच्छी बात है भाई, जब आपने खुद ने ही ऐसा चूज कर लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, वो खुद बोलता है कि भाई मैं इस कंडीशन को परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा या नहीं करूंगा, तो फिर उस केस में बात ही खत्म। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट दूसरा वाला है। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट क्या है? वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वारंटी। ये एक्चुअल में एक साथ चलता है, जहां पे बायर खुद ही, बायर है सेलर, दोनों में से कोई पार्टी, जनरली देखो ब्रीच ऑफ कंडीशन या कॉन्ट्रैक्ट सेलर के पार्ट पे होती है, जहां बायर खुद ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानना चाहता है, हमें क्या दिक्कत है, मान सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, रियल लाइफ में भी होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसा कंडीशन थी वैसा नहीं हुआ, लेकिन ठीक है अब आ गए तो कोई बात नहीं, मंगाया था आपसे हमने हापुस मांग आम, हमने कंडीशन लगाई थी हापुस ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, मैं तो हापुस ही मंगाया था मैंने, तो 15 किलो हापुस आम लाना था, अभी आप हापुस नहीं लेकर आए, मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता हूं क्योंकि कंडीशन था, मेन स्टिपुलेशन था, पर मैंने अल्टीमेटली सेलेक्ट करा इसको अपन ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेते हैं, ब्रीच ऑफ कंडीशन की जगह ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो अब हापुस की जगह ये वाला लिया तो ये दे दो, पर जो भी नुकसान हुआ है मतलब प्राइस कम लगी है वो आप भरोगे। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर, देखिए गुड्स दो तीन तरह की गुड्स थी या एक ही तरह की गुड्स थी, पार्ट्स में डिलीवर हो रही थी, अब जो चीज आपने मंगाई वो मिली नहीं, तो जो मेन कंडीशन थी जिसके आधार पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो गुड्स आई नहीं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन कर सकते थे, लेकिन आपने पार्ट गुड्स रिसीव कर ली, यानी कुछ गुड्स जो पहला लॉट डिलीवर हुआ वो आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब यार एक पार्ट एक्सेप्ट कर लिया तो बचे हुए भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। मैं 4 पेटी आम मंगाए थे, हापुस बोला था, वो हापुस नहीं लाया, एक एक पेटी आ रही थी, पहली पेटी रिजेक्ट कर देते ना आप, बात खत्म हो जाती, लेकिन आपने पहली पेटी एक्सेप्ट कर लिया, आपने सोचा अगला वाला आएगा वो सही आएगा, अब तो आपको चारों एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। हाँ, डैमेजेस क्लेम कर लो, क्योंकि हमने बोला ना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को वारंटी मान लिया, वारंटी माना तो कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन नहीं कर सकते, क्लेम कर सकते हो डैमेजेस। विद द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय द लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज, कंडीशन या वारंटी जो है वो इज एक्सक्यूज्ड बाय द लॉ, लॉ की वजह से आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, अभी लॉ की वजह से आप पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर यार उसमें तो सामने वाला बेचारा सेलर भी क्या करेगा, तो मजबूरी में कंडीशन को हमें ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानना पड़ता है। आगे चलते हैं, एक्सप्रेस्ड कंडीशन एंड सॉरी एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम पढ़ रहे हैं एक्सप्रेस और इंप्लाइड कंडीशंस के बारे में। एक्सप्रेस कंडीशन तो मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि एक्सप्रेस कंडीशन का मतलब है जो कंडीशन साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट में लिख दे कि भैया ये मेन स्टिपुलेशन है, इनके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अगर इसके बिना करा तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा। इंप्लाइड कंडीशन है जिनके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आपको पूरी करनी ही है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है। जैसे पहला कंडीशन एज टू द टाइटल, ये पहली कंडीशन है कि जो गुड सेलर बेच रहा है उनकी ओनरशिप सेलर के पास होनी चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखूंगा नहीं मैं, ये इंप्लाइड है कि भैया उसका ओनरशिप तेरे पास होना चाहिए, अगर तेरे पास उनका ओनरशिप नहीं है तो फिर उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, आपने मुझे गुड्स बेची लेकिन आपके पास ओनरशिप थी नहीं ओनरशिप, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। समझना जरा इस बात को ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल है। अभी वो सेलर बोले कि यार तुमने कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा ही नहीं था ये स्टिपुलेशन, अरे लिखने की जरूरत नहीं थी, तो मेन स्टिपुलेशन है भाई, जो चीज तू बेच रहा है उसका ओनरशिप तेरे पास हो। कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, यानी मैंने आपको कोई गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो गुड्स वैसी हो, और ये मैं लिखूंगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, ये कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है। इंप्लाइड, इंप्लाइड कंडीशन का मतलब क्या होता है? मानी हुई, ये होनी ही चाहिए, ये कंडीशन के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखते, होनी ही चाहिए, राइट। तीसरा कंडीशन एज टू सैंपल, कंडीशन एज टू सैंपल का मतलब कि अगर आपने मुझे सैंपल दिखाया तो बाकी जो गुड्स आप मुझे डिलीवर करोगे पूरा लॉट वो सैंपल से मैच करना चाहिए। अब ये बात कोई लिखने की होती है कि कॉन्ट्रैक्ट में, यार ये कोई कंडीशन इंप्लाइड कंडीशन है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर दूंगा। आपने मुझे सैंपल दिखाया, मैंने ओके करा, तो बाकी जो डिलीवर करोगे सैंपल के हिसाब से करना रहेगा ना। सो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल, there is an implied condition that bulk shall correspond with the sample. Buyer shall have a reasonable opportunity to compare the bulk with sample and the good shall be free from any defect rendering unmerchantable. यदि आपने सैंपल से सेल करा है
तो ये इंश्योर करना बायर सेलर की जिम्मेदारी है। कल को ऐसा नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेट होगा। इम्प्लाइड कंडीशन है, कंडीशन इज टू द डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, ऊपर के दोनों को मर्ज कर दिया कि यदि कोई गुड्स मैंने सैंपल और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से खरीदी तो पूरा जो लॉट है वो उस सैंपल और डिस्क्रिप्शन से मैच करे। कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी, राइट, बिल्कुल जनरल सा रूल है। अगर बायर ने सेलर ने को पर्पस बता दिया, राइट, एज सच तो देखो वैसे तो कोई जनरल रूल नहीं है, ये कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है क्वालिटी और फिटनेस वाला, लेकिन हम यहां पर एक चीज बोलते हैं कि अगर बायर ने सेलर को पर्पस बता दिया एंड बायर ने सेलर की स्किल्स पे रिलाय करा है, तो और बायर ने सेलर ने कंसेंट भी दिया है, राइट, कि भैया बायर को, और बायर ने भी कंसेंट दिया कि यस तू जो मुझे गुड्स दे रहा है वो मैं लूंगा अगर मेरे डिस्क्रिप्शन को मैच करे, तो ये सेलर की जिम्मेदारी है। ये इंप्लाइड कंडीशन है कि सेलर जो गुड्स आपको डिलीवर करेगा उनको उस बायर की उस पे फिटनेस और मतलब बायर जो चाहता है उसके हिसाब से फिट एंड क्वालिटी वाली है। यदि बायर ने जो चाहा उसके हिसाब से फिट नहीं बैठता वो, तो बायर रिजेक्ट कर सकता है। ये इंप्लाइड कंडीशन है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। मैं दोबारा आपको समझा दूं, इंप्लाइड कंडीशंस का मतलब है वो कंडीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी नहीं होती है, वो कंडीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी नहीं है। समझ में आ रही बात? वो कंडीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई नहीं है लेकिन फिर भी इंप्लाइड है, उनके पूरे नहीं होने पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। कंडीशन एज टू द मर्चेंटेबिलिटी एंड कंडीशन एज टू होलसमनेस दोनों सेम ही है। होलसमनेस वाला लगता है ईटेबल्स के केस में और ये लगता है अदर गुड्स में, ठीक है। तो गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी की होनी चाहिए। मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब कि भैया गुड्स खराब नहीं होनी चाहिए। ईटेबल्स में भी सेम है। ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना, आपसे ब्रेड का पैकेट खरीद के लेकर आया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं, उसमें लिखूं मैं कि यार गुड्स खराब नहीं होनी चाहिए, अगर खराब हुई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दूंगा। अरे इंप्लाइड है भाई, करना खराब नहीं होनी चाहिए। दवाई एक्सपायरी डेट की नहीं होनी चाहिए ना, ये लिखने की कोई बात है कि तो इंप्लाइड कंडीशन। अब हम पढ़ेंगे इंप्लाइड वारंटीज, यानी ये वारंटीज के बारे में अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हो तो भी है, और इनमें से अगर कोई भी वारंटी का ब्रीच होता है तो सेलर जो है उसको, बायर जो है, ही इज अ राइट टू आस्क फॉर कॉम्पनसेशन। क्या है देखो, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। मेरे को जो गुड्स मिलेंगी उनका पोजीशन आप दोगे मुझे बिल्कुल अनडिस्टर्ब, यानी उसमें किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं चाहिए। अगर गुड्स का ओनरशिप तो आ गया, ओनरशिप होता तो ये होता इंप्लाइड कंडीशन, और अगर ये पोजेशन है तो ये अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। आई बात समझ में? यानी गुड्स जो आप मुझे दे रहे हो ये इंप्लाइड वारंटी है कि अगर गुड्स का पोजेशन अनडिस्टर्ब्ड नहीं हुआ तो मैं आपसे कॉम्पनसेशन मांग सकता हूं। फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस, किसी भी तरह का कोई आपने गिरवी नहीं रखा हुआ हो। यदि गुड्स को कहीं गिरवी रखा हुआ है तो ये इंप्लाइड कंडीशन है कि आप मुझे उसको फ्री करा के दोगे, वरना मैं कॉम्पनसेशन मांगूंगा। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेजेस ऑफ ट्रेड एंड वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स टू द इग्नोरेंट बायर। मतलब आपकी गुड्स का कोई डेंजरस नेचर का है उसके बारे में बायर को बताना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं बताया, मुझे कोई नुकसान हो गया तो आप उसके जिम्मेदार रहेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज है। चलिए अब बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज बिटवीन सेलर एंड बायर, मतलब गुड्स का ओनरशिप के ट्रांसफर की। प्रॉपर्टी से हमारा मतलब ओनरशिप होता है, पीछे भी हमने बात की थी कि गुड्स का ओनरशिप आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या ओनरशिप आपको कैसे ट्रांसफर करना है। तो देखिए, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा तो लाजमी सी बात है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो पाएगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज वेरी एसेंशियल, इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई गुड्स का ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है या कैसे ट्रांसफर होता है। तो प्राइमरी रूल्स हमारे पास कुछ हैं जिसको होना जरूरी है गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होने के लिए। पहला, गुड्स मस्ट बी असर्टेन, यानी गुड्स डिफाइंड हो, अनडिफाइंड गुड्स नहीं हो। सेकंड, इंटेंशन ऑफ पार्टीज फॉर सच ट्रांसफर, पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए गुड्स को ट्रांसफर करने का। अगर पार्टीज का इंटेंशन ही नहीं है गुड्स को ट्रांसफर करने का तो नहीं हो सकता। अब इंटेंशन को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपको पता चल जाए इंटेंशन पार्टी से बात करके तो वेल एंड गुड। यदि पार्टी से बात करके हम लोग इंटेंशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो कुछ सिंपल से रूल्स हैं। जैसे स्पेसिफिक गुड्स की बात करें, यदि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, राइट, अगर स्पेसिफिक गुड्स है यानी गुड्स अलग से निकाली हुई हैं और डिलीवरेबल स्टेट्स में है, तो ऐसे केस में यही माना जाता है कि गुड्स रेडी हैं और गुड्स बायर ओनरशिप के लिए ट्रांसफर की जा सकती हैं। ठीक है ना? देखो, वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स पासेस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। उसी समय ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि समझो ना गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में,
राइट। और अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन भी पूरी नहीं करनी है, यानी जैसे ही पेमेंट हुआ इधर, राइट, वैसे ही। बल्कि मैं तो कहता हूं पेमेंट की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया ना तो भी गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, कोई माता बच्ची नहीं। यदि गुड्स असर्टेन्ड है, पहली चीज, स्पेसिफिक गुड्स हैं, असर्टेन्ड गुड्स हैं, और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कोई कंडीशन पूरी नहीं कर रही, तो जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट कराना गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर। व्हेन द गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, यदि गुड्स को अब स्पेसिफाइड है ना, असर्टेन्ड है, कंडीशनल भी नहीं है, लेकिन गुड्स को अभी डिलीवरेबल स्टेट में लाना जरूरी है, तो जब तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आ जाती और इसकी सूचना बायर को नहीं मिल जाती तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। यानी गुड्स को रेडी करना बाकी है, तो जैसी गुड्स रेडी हो गई और आपने बायर को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया गुड्स रेडी हो गई, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। अभी ओनरशिप ट्रांसफर वगैरह में हम इतना पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ओनरशिप वाले केस में रिस्क की बात होती है। ओनरशिप ट्रांसफर होते ही रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए बड़ा रिस्क है, समझे आप? ओनरशिप ट्रांसफर, क्योंकि रिस्क ट्रांसफर होने का मतलब गुड्स में डैमेज हुआ तो वो बायर के पार्ट पे रहेगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ तो रिस्क पे ट्रांसफर नहीं होगा, तो रिस्क किसके पार्ट पे रहेगा? सेलर के पार्ट पे रहेगा। इसके लिए ये जरूरी है कि जैसे ही गुड्स का ओनर, दो गुड्स अगर स्पेसिफाइड गुड्स हैं, डिलीवरेबल स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, होते ही ओनरशिप ट्रांसफर। गुड्स स्पेसिफाइड है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं, तो जैसे ही गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ गई और आपने जो है बायर को इन्फॉर्म कर दिया, तो गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर। स्पेसिफिक गुड्स हैं जो कि डिलीवरेबल स्टेट में, बट सेलर हैज टू डू समथिंग टू असर्टेन द प्राइस। गुड्स भी रेडी है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, लेकिन प्राइस डिसाइड, जैसे उसको तोलना बाकी है या उसका मेजरमेंट करना बाकी है, यानी वो डिलीवरेबल स्टेट में अभी है तो सही, पर अभी तक वो प्राइस असर्टेन नहीं हो सकती या क्वांटिटी असर्टेन नहीं हो सकती। तो उस केस में जब तक वो गुड्स को असर्टेन नहीं कर लिया जाए, मतलब वो प्राइस वगैरह असर्टेन नहीं कर ली जाए, उसकी क्वांटिटी वगैरह असर्टेन नहीं कर ली जाए और इसकी सूचना बायर को ना दे दी जाए, तब तक गुड्स डिलीवरेबल, तब तक गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। आगे चलते हैं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल यानी जहां पर हमने बायर को गुड्स दिया इस कंडीशन पर कि अगर बायर अप्रूवल दे देगा तो ट्रांसफर, अदरवाइज नहीं। अब इसमें बड़ा सिंपल सा रूल है, यहां ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? या तो बायर अपने को अप्रूवल दे दे, बेस्ट, या तो बायर को अपन ने जो टाइम दिया वो टाइम पूरा निकल गया, अभी तक बायर ने गुड्स वापस नहीं करी, या तो फिर तीसरा कि बायर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये इंप्रेशन जा रहा है कि बायर ने उसका ओनरशिप ले लिया, मतलब ये कि बायर ने उनको आगे बेच दिया, तो फिर बात खत्म हो गई। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी इस वाले केस में? बिल्कुल सिंपल सा है, ओनरशिप ट्रांसफर तब होगी जब एक तो बायर या तो उसका जो है अप्रूवल दे दे, या तो टाइम पीरियड जो हमने बताया वो निकल जाए, या तो सेलर जो है, बायर जो है ऐसा कुछ कर दे जिससे कि ये इंप्रेशन आता हो कि गुड्स सेलर से बायर के पास चली गई। मैंने जो ऊपर आपको बात कही थी कि रिस्क ट्रांसफर होना, इसीलिए तो ओनरशिप की बात है। ओनरशिप ट्रांसफर होगा तभी जब रिस्क तभी ट्रांसफर होगा जब ओनरशिप ट्रांसफर होगा, राइट। अब चलेंगे ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ट्रांसफर ऑफ टाइटल का मतलब क्या है? ऊपर हमने ओनरशिप की बात करी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल मतलब एक्चुअल में गुड्स को जो है देना, उसकी ओनरशिप को पूरी तरीके से ट्रांसफर करना, नाम करना, यानी पूरा एग्रीमेंट बनाना। तो सेल बाय अ पर्सन नॉट द सेलर, ये है क्या? बेसिकली ये पूरा टॉपिक काम का है उस केस में जहां पे ओनर या सेलर जो है, ओनर खुद सेल नहीं कर रहा, तब ट्रांसफर ऑफ टाइटल कैसे होगा? तो यहां पर पहला जो केस है वो आता है सेल बाय अ पर्सन नॉट द ओनर। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि गुड्स का ओनर नहीं है, राइट, वो भी गुड्स सेल कर सकता है, गुड्स का ओनर नहीं है लेकिन फिर भी वो गुड्स सेल कर सकता है, तो ऐसे केस में जो क्वेश्चन आता है उसमें बायर की क्या पोजीशन है, क्योंकि बायर ने पैसा दे दिया, सेलर जो बेच रहा है गुड्स वो एक्चुअल में ओनर है नहीं, बायर ने पैसा दे दिया और सेलर जो एक्चुअल में सेल कर रहा है वो ओनर है नहीं। तो अब ऐसे वाले केस में या इस वाली परिस्थिति में बायर का क्या राइट रहेगा वो हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि नॉर्मली जब सेलर ओनर होता है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो ही जाता है, जो हमने ऊपर रूल्स पढ़े। तो जनरल रूल रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज दैट सेलर कैन नॉट ट्रांसफर टू बायर ऑफ अ गुड्स बेटर देन ही हिमसेल्फ। पहला रूल ये कि सेलर ऐसी कोई चीज बायर को नहीं दे सकता या बायर को टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता जो उसके खुद के पास ना हो या जिसका ओनरशिप उसके पास ना हो। यानी जब तक किसी चीज का ओनरशिप आपके खुद के पास नहीं है तब तक आप गुड्स को नहीं दे सकते बायर को, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम तभी किसी को दे सकते जब मेरे पास हो, लेकिन इसके एक्सेप्शन है, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे ये रूल काम नहीं करता है, जहां पे लॉ परमिट करता है,
जहां लॉ भी परमिट कर रहा है कि नहीं है भैया ये इस बिजनेस के सेफगार्ड के लिए जरूरी है, जैसे सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब मर्केंटाइल एजेंट ओनर नहीं होता, लेकिन मर्केंटाइल एजेंट ने या एजेंट ने अगर कोई गुड्स बेची है ओनर के कंसेंट से, और पोजेशन ऑफ गुड्स जो है वो डॉक्यूमेंट या टाइटल जो है वो भी उसने बायर को दे दिए, तो बायर भाई साहब बोनाफाइड बायर कहलाएगा। बायर को कोई मतलब उसके अधिकारों पे कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ही इज अ बोनाफाइड, राइट। बस बायर को यहां पर ध्यान रखना है दैट ही इज वर्किंग इन गुड फेथ, यानी उसको भी नहीं पता था, तो यहां पर ओनर ना होने के बावजूद भी सेल कर सकता है और फिर भी सेलर जिम्मेदार रहेगा। सेकंड, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, अगर एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर ओनरशिप लिया हुआ है किसी गुड्स का, तो ऐसे केस में जैसे ही एक भी जॉइंट ओनर गुड्स को बेचेगा तो यही माना जाएगा कि बाकियों ने भी अपना कंसेंट दिया है। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, यदि किसी व्यक्ति के पास में ऐसी कोई गुड्स हैं जो उसके पास ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आई हैं जो कि वर्डेबल है, वर्डेबल इन द सेंस उसको भी गुड्स जो है मतलब उसने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक वेट करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, वो अवॉइड कर सकता है, वर्ड डिक्लेयर कर सकता है, रिजाइन कर सकता है, ऐसा वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। देखो, द गुड्स, द सेलर ऑफ द गुड्स इज ऑब्टेन पोजीशन वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज वर्डेबल but the contract has not been resided at the time of the sale, then buyer acquires the title of the goods provided he has good faith। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल है, बायर ने जो सेलर है जो उसने हमको गुड्स बेचा उसके पास गुड्स कहीं से आई, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वर्डेबल भी है, यानी सामने वाला जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट करा है वो वॉइड कर सकता है, लेकिन जिस समय मैंने सेलर से खरीदी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हुआ था, तब तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। मैं क्या करूं, फॉर एग्जांपल जो जिससे मैंने खरीदा सेलर से, उसने किसी और से खरीदा था, और जिससे खरीदा था उसने कंडीशन लगाई थी कि भैया अगर 10 दिन में पेमेंट नहीं करेगा तो ये गुड्स मैं वापस ले लूंगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। 10 दिन अभी हुए नहीं, 5 ही दिन हुए थे, उसने पेमेंट भी नहीं करा, लेकिन दिन 5 हुए थे, इस दौरान मैंने उससे खरीद ली। जिस समय मैंने खरीदी तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन नहीं हुआ था ना, तो मेरे पास तो मैंने तो गुड फेथ में खरीदा, मुझे तो उसने यही बोला था कि सर 10 दिन के अंदर पेमेंट करना है, अभी तो 5 ही दिन हुए, पेमेंट में उसको कर दूंगा, आप ले जाओ ये गुड्स, और मैंने खरीद ली, मैंने तो गुड फेथ में खरीदा ना, तो आई विल बी एलिजिबल टू हैव अ बोनाफाइड परचेज। सेल बाय द सेलर हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूस इन द पोजीशन देयरऑफ, यदि किसी सेलर ने गुड्स बेच दी, ऑलरेडी किसी और को बेची हुई, मुझे बेचने से पहले किसी और को बेची हुई, लेकिन उसको डिलीवरी नहीं दी। अब यार मुझे सपना थोड़ी ना आ रहा है, आज मैं किसी के पास कोई सामान खरीदने जाऊंगा और उसके पास वो सामान रखा है, मुझे कैसे पता चलेगा ये उसने ऑलरेडी किसी और को बेचा हुआ है, तो मैं तो यही मान रहा हूं ना कि इसने अभी तक किसी को नहीं बेचा और उसने मुझे दिया, तो और मैंने तो बोनाफाइड परचेस करा, मेरे पार्ट पे तो कोई डिफेक्ट नहीं था, कोई डिफॉल्ट नहीं था, तो आई विल बी अ बोनाफाइड बायर। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड टू हिम, अगर बायर ने कोई गुड्स परचेस करा, देखो सेल बाय द बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन, जिस बंदे ने मेरे को बेचा उस बंदे के पास भी अभी तक पोजीशन नहीं आया, राइट। तो ऐसे केस में मेरे लिए यानी जो बायर है, अब वो गुड्स खरीदे तो मेरी गलती, लेकिन सोचो जिस बंदे से मैं गुड्स खरीद रहा हूं उसके पास ओनरशिप अभी है नहीं पर पोजीशन है, मुझे कैसे पता चलेगा उसके पास ओनरशिप नहीं है, कैसे मालूम करूं। आज अगर आपके पास एक घड़ी है और आप मुझे बेचोगे तो मैं तो यही मानूंगा ना आपके पास ओनरशिप होगी, मुझे थोड़ी पता है आप चोरी करके लेकर आए हो, क्या करके लेकर आए हो, तो मैंने तो बकायदा आपको पैसा दिया और आपसे बिल लिया, ये बिल जरूर ले लेना, वरना फिर उस केस में फंस सकते हो आप। वरना क्या होगा, अगर वो चोरी करके लेकर आया होगा ना तो उसको तो पकड़ेंगे, आपको भी पकड़ लेंगे चोरी का माल खरीदने के चक्कर में, क्या समझे। तो अभी अपन क्या बोल रहे हैं, जो सेलर है वो कहीं से गुड्स लाया है, उसके पास है, वो कहां से लाया कैसे लाया अपने को कुछ मालूम नहीं, वो कहां से कैसे लाया अपने को कुछ मालूम नहीं, समझे क्या। तो ऐसे केस में अपन ने तो खरीद लिया बोनाफाइड, बिल विल सब लिया, तो फिर आप निश्चिंत रहो, आपकी गुड्स आपके पास रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को परफॉर्म कैसे करते हैं, परफॉर्म करने का मतलब है दोनों पार्टीज को अपना अपना ऐसा प्रॉमिस पूरा करना रहता है। सो हाउ दे विल परफॉर्म देयर प्रॉमिसेस, पहला देखो ड्यूटीज ऑफ द सेलर एंड बायर, दोनों की जिम्मेदारी है कि सेलर गुड्स को डिलीवर करे और बायर गुड्स को एक्सेप्ट करके पैसा दे। पेमेंट एंड डिलीवरीज आर कॉन्करेंट, हाँ दोनों साथ में चलती हैं गुड्स, यहाँ पे आपने पैसा दिया, वहां पे आपने गुड्स ली, दोनों एक साथ पूरी करनी है, दोनों पार्टीज विलिंग टू टेक द पोजीशन और गिव द पोजीशन होना चाहिए इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। डिलीवरी ऑफ गुड्स बहुत सारे तरीके, देखो एक डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे किया जा सकता है, बेसिकली डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, यानी गुड्स का ट्रांसफर अपने हाथ से किसी और को देना, उसको बोलते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स, जनरली सैलरी देगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स कितने तरह की होती है, एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, जहां पे हम एक्चुअल में गुड्स सामने वाले को दे रहे हैं,
फिजिकल डिलीवरी हैंडओवर कर रहे हैं। सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब आपने गुड्स को देने के बजाय कुछ सिंबॉलिकली गोडाउन की चाबी पकड़ा दी, भैया पकड़ो, जैसे कार होती है। अब कार की डिलीवरी कैसे देते हैं, ऐसा उठाकर हाथ में थोड़ी ना कोई देता है, चाबी पकड़ा देते ना, चाबी पकड़ाया मतलब गुड्स आपकी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब जहां पे आपने कुछ एक्नॉलेजमेंट दे दिया ऐसा कि भैया आपका हो गया आज से, जैसे वो शिपिंग बिल वगैरह दे दिया आपने, ठीक है ना। जनरली ये तब होता है जो गुड्स पोजीशन में नहीं है, कहीं गोडाउन वगैरह में पड़ी है या कहीं किसी और के पास पड़ी है, ट्रक से आ रही है गुड्स, तो वो बिल्टी मेरे को पकड़ा दिया उसने कि भैया बिल्टी पकड़ो, वो ट्रक वाला आपके पास में आएगा, अब से गुड आपकी हो गई। मैंने बिल्टी, क्यों बिना बिल्टी के ट्रक वाला माल उतारेगा नहीं, जिसके पास बिल्टी होगी उसके माल छोड़कर आएगा, तो वो बिल्टी आपने उसको पकड़ा दिया, राइट। इस तरह की चीजें उसको बोलते हैं जो है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। देखिए अगर गुड्स को आपने डिलीवर करा पार्ट्स में, ठीक है ना, यानी थोड़ा थोड़ा करके आप डिलीवर कर रहे हो, तो पहला पार्ट या एक पार्ट भी डिलीवर हो गया, ये इक्विवेलेंट टू द डिलीवरी ऑफ होल पार्ट, ठीक है, ये इक्विवेलेंट टू द डिलीवरी ऑफ होल पार्ट। बस यहां एक चीज जरूरी है, यहां सेलर का इंटेंशन एक्चुअल में पूरी गुड्स डिलीवर करना होना चाहिए, जैसे पार्ट्स में आ रही है। अब उसने मेरे को चार ट्रक में माल आ रहा है, एक ट्रक माल आ गया तो इसका मतलब है पूरा माल आ गया, लेकिन यहाँ वो बाकी तीन आने चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आए, माना ये जाएगा डिलीवरी हो गई। यहाँ पे अगर सेलर का इंटेंशन ये नहीं है कि वो बाकी के ट्रक भेजेगा तीन, तो इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द डिलीवरी। बट उसका इंटेंशन है कि नहीं है भाई मेरे को पूरा माल भेजना ही है, तो एक ट्रक गया मतलब, अब मैं यही बोलूंगा ना सर एक माल का डिलीवरी दिया है एक स्टॉक का, तो बाकी का भी दूंगा ना, यही ना बोलूंगा मैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में है अनपेड सेलर। यदि सेलर का पैसा ना मिले तो सेलर के पास क्या अधिकार है, तो सेलर के पास दो अधिकार होते हैं, एक होता है राइट अगेंस्ट गुड्स, एक होता है राइट अगेंस्ट बायर। राइट अगेंस्ट गुड्स तब एक्सरसाइज किया जाता है जब गुड्स अभी तक सेलर के पास है और बायर तक नहीं पहुंची, और बायर ने पैसा देने से मना कर दिया, तो मेरे पास रहेंगे राइट अगेंस्ट गुड्स। जहां गुड्स बायर के पास चली गई या रास्ते में है, ठीक है, और ऐसे केस में अगर सेलर पैसा देने से मना कर दिया, सेलर पैसा ना दे पाए, तो फिर उस केस में मैं राइट्स जो एक्सरसाइज करूंगा वो अगेंस्ट बायर करूंगा, कोर्ट में ले जाना है ऑल। तो दो राइट, अनपेड सेलर का मतलब पहले समझ लेते हैं। अनपेड सेलर का मतलब वेयर द होल ऑफ द प्राइस इज नॉट बीन पेड एंड सेलर हैड इज एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन। आपको आपका पैसा नहीं मिला, आधा या पूरा। वेयर द बिल ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट एंड कंडीशन ऑन व्हिच इट वाज रिसीव्ड हैज नॉट बीन फुलफिल्ड बाय रीजन ऑफ द डिसऑनर ऑफ द बिल। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह दिया लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो भी मेरी मैं तो अनपेड सेलर हो गया ना, तो फिर उस केस में मुझे क्या करना है, ये दो बातें हैं। तो अभी हम देखेंगे राइट, पहला है राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड, पहला है राइट ऑफ लीन, गुड्स को अपने कब्जे में रखना, लेकिन इसमें आप ध्यान रखें कुछ बातें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कौन से केसेस हैं। विद द गुड्स हैव बीन सोल्ड एज अ कैश सेल्स, गुड्स हैव बीन सोल्ड, ये बीच में थोड़ा सा गैप यहां आएगा, ऑन क्रेडिट इन द क्रेडिट पीरियड इज एक्सपायर्ड एंड द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। कौन से केस में आप गुड्स को अपने पास रख सकते हो, जब आपने गुड्स को कैश में बेचा था और आपको पैसा नहीं मिला, उधार पे बेचा था और उधार का जो पीरियड है वो निकल चुका है और अभी तक आपको पैसा नहीं मिला, या तो बायर इंसॉल्वेंट हो गया। तीनों केस में आप गुड्स, तो लेकिन यहां एक चीज जरूरी है, ओनरशिप, ये ध्यान सुनिएगा, फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंडीशन व्हिच मस्ट बी फुलफिल्ड। ओनरशिप, पोजेशन नहीं, ओनरशिप बायर के पास जा चुका, पोजेशन, पोजेशन चला गया, तो फिर आप अगेंस्ट गुड्स कैसे करोगे, फिर तो आपके पास राइट अगेंस्ट बायर ही बचा। सेकंड, गुड्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ सेलर एंड होल और पार्ट ऑफ द प्राइस मस्ट रिमेन अनपेड। गुड्स अभी तक ओनरशिप उसके पास गया, पोजेशन अभी, ओनरशिप भी मेरे पास है, पोजेशन भी मेरे पास है, तो भाड़ में जाना, बायर इंसॉल्वेंट होता है, पैसा नहीं देता, क्या लेना देना, कोई दिक्कत नहीं, अपन किसी और को बेच देंगे। ओनरशिप उसके पास चला गया, अभी मैं किसी और को बेचूंगा, मेरे को कोर्ट में लेके जा सकता है, तो मुझे पहले ध्यान रखना पड़ेगा ना कि अगर ओनरशिप उसके पास में और पोजेशन मेरे पास है, तो मैं गुड्स को अपना लीन कर सकता हूं, अपने पास रख सकता हूं, नहीं देता सेलर को, बायर को। कंडीशन बस इतनी है कि एक तो आपने कैश में बेचा, पैसा नहीं मिला, या उधार में बेचा, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड हो चुका है, या बायर इंसॉल्वेंट हो गया। सेकंड आता है राइट टू स्टॉपेज ऑफ द गुड्स इन द ट्रांजिट। क्या गुड्स को रास्ते में रोका जा सकता है क्या, बिल्कुल रोक सकते हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट। बट ये राइट ऑफ स्टॉपेज कब अवेलेबल है, when the buyer becomes insolvent and the goods are in transit। भाई दो ही चीजें हैं, दोनों एक साथ पूरी होनी चाहिए कि गुड्स अभी ट्रांजिट में, बायर तक नहीं पहुंची हैं, और आपको पता चल गया बायर इंसॉल्वेंट हो गया। ध्यान रहे, अगर गुड्स रास्ते में है और बायर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, तो भले ही वो फोन करके मना कर दे पैसा नहीं दूंगा, तो भी आप गुड्स को रोक नहीं सकते, ये याद रखना। ऊपर वाले की तरह नहीं, ऊपर तीन था, यहां सिर्फ एक ही है। अगर गुड्स, क्योंकि वहां पोजीशन हमारे पास था, हमारे पास है, बायर मना कर देगा पैसा देने से, या क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया पैसा नहीं दे रहा, या बायर इंसॉल्वेंट हो गया, मैं होल्ड कर सकता हूं। लेकिन अगर गुड्स इन ट्रांजिट है, रास्ते में है, गुड्स अभी तक उसके पास नहीं पहुंची,
ऐसे केस में आप रास्ते में गुड्स को तभी रख सकते हो जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया, और कोई केस में नहीं रुक सकते, ठीक है। इंसॉल्वेंट होने का मतलब ही इज नॉट केपेबल टू पे हिज डेप्ट, राइट। सो बायर इज इंसॉल्वेंट, ये तो इंसॉल्वेंसी का मीनिंग है कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपना पैसा नहीं दे पा रहा, चाहे कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं करा हो। जनरली इंसॉल्वेंट कोर्ट में डिक्लेयर करता है, बट हमको पता चल गया कि भैया उसके एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज्यादा है, तो ऐसे केस में गुड्स अगर ट्रांजिट में है तो भी आप गुड्स को रोक सकते हो। इन शॉर्ट, द राइट इज एक्साइजेबल बाय द सेलर इन द फॉलोइंग कंडीशंस। सेलर मस्ट बी अनपेड, ही पार्टेड विद द गुड्स पोजेशन, ओनरशिप तो पहले ही जा चुका था, पोजेशन भी गया, लेकिन गुड्स इन ट्रांजिट, एंड द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, तो आप इसको रिकॉय कर सकते हो। द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड इन द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, गुड्स इन ट्रांजिट है, ये जरूरी है, हमें बोला गुड्स ट्रांजिट में है, आपके पास नहीं है, बायर के पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं, रास्ते में, और बायर इंसॉल्वेंट है। गुड्स रास्ते में है का मतलब क्या होता है? गुड्स रास्ते में है का मतलब है दैट इफ द बायर ऑप्टेन्स डिलीवरी बिफोर अराइवल ऑफ द गुड्स एट देयर डेस्टिनेशन, ये ट्रांजिट खत्म। कई बार ऐसा होता है रास्ते में ही उसने गुड्स ले ली, होता है कई बार, उसने जयपुर से पटियाला जा रहा था माल, रास्ते में दिल्ली पड़ा, तो बायर ने बोल दिया था ट्रक वाले को दिल्ली में माल उतार देना, उसने दिल्ली में माल उतार दिया, अब उतार दिया तो पोजीशन ले लिया। अभी आप कह रहे हो नहीं नहीं ट्रांजिट में मानूंगा मैं, पटियाला तो नहीं पहुंचा, अरे बायर ने पहले पोजीशन ले लिया तो फिर उसमें ट्रांजिट खत्म हो गया। इफ आफ्टर अराइवल ऑफ द गुड्स एट द डेस्टिनेशन करियर एक्नॉलेजेस टू द बायर ही होल्ड्स गुड्स फॉर इन हिज बिहाफ, ट्रक पहुंच गया लेकिन ट्रक से माल नहीं उतरा, राइट, ट्रक पहुंच गया, ट्रक से, इमेजिन करना, ट्रक पहुंच गया, ट्रक से माल नहीं उतरा अभी तक, ट्रक ड्राइवर ट्रक के अंदर बैठे हैं, और वो बायर को क्या बोल रहा है कि सर आपका माल आ चुका है, यानी आपका माल हो चुका है, मतलब मैं ये जो ट्रक में माल रखा है आपका है, उसने दे दिया आपको पोजीशन माल बायर आप पर, क्योंकि अब वो बायर के, अब अगर पता चला ट्रक से माल उतरने से पहले भी आपको पता चल गया बायर इंसॉल्वेंट है, तो भी आप गुड्स को इन ट्रांजिट नहीं रोक सकते, क्योंकि इन ट्रांजिट है ही नहीं। थर्ड, इफ द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, अगर जो ट्रांसपोर्टर है, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर, वो गुड्स को डिलीवर ही नहीं करे गलती से बायर तक, है ना, तो भी हम ये मान लेते हैं कि खत्म हो चुका है। तो ये तीन केसेस में मेनली तो दो वाली चीजें जो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ पोजीशन आप आराम से पढ़ सकते हैं। राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल का मतलब गुड्स जो अभी अभी आपने ली, ये वाला तभी लगेगा जब पहला या दूसरा वाला लगा, यानी राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आपने एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद में आप उन गुड्स को बेच सकते हो, दोनों ये ध्यान है तभी लगेगा ये राइट ऑफ सेल रीसेल जब पहले दो है। तो इसमें कंडीशन क्या है, कब बेच सकते हो? गुड्स आर पेरिशेबल नेचर, द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल इन केस बायर मेक्स अ डिफॉल्ट, right, where the seller has exercised the right of lien or stoppage in transit and gives notice to the buyer of his intention to resell। बायर ने, सेलर ने बायर को साफ साफ बोल दिया कि देख भैया मैंने गुड्स तो कब्जे में अपने ले ही ली है, तुझे नोटिस दे रहा हूँ, इतने दिन का पेमेंट कर, सामान ले जा, नहीं तो मैं गुड्स को बेच दूंगा। ये नोटिस जरूर दे देना, वरना आप माल नहीं बेच पाओगे, इस बात का ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है जी। तो ये कंडीशन है, इसके बिना नहीं होगा। चलिए, उसके बाद में राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर, बायर के अगेंस्ट में कौन कौन से अधिकार आपके पास में? सूट फॉर प्राइस, पैसे के लिए आप केस कर सकते हो, बिल्कुल। गुड्स सूट फॉर डैमेजेस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, चूंकि उसने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करा तो जो नुकसान आपको हुआ उसकी भरपाई के लिए आप बोल सकते हो। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ सकते हो, और आप चाहो तो सूट फॉर इंटरेस्ट, यानी आप उससे ब्याज भी मांग सकते हो, ये भी अधिकार आपके पास में है। अब जैसे राइट्स ऑफ सेलर है, वैसे ही कुछ राइट्स हैं जो बायर के पास में है। तो बायर के पास कौन से राइट्स हैं? टू हैव द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल आप बायर हैं तो गुड्स का ओनरशिप आपके पास में है, तो आप गुड्स को जो है उनका डिलीवरी लेने का राइट है। सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अगर गुड्स आपको नहीं दी जाती है तो आप उस केस में भी जो है केस कर सकते हो। सूट फॉर द प्राइस, अगर बायर ने पैसे दे दिए और गुड्स को डिलीवर नहीं हुई तो वो अपने पैसे को वापस लेने का अधिकार रखता है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में बायर सेलर को कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कोई गुड्स डिलीवर करनी थी या कुछ काम करना था स्पेसिफिक, वो करवाने के लिए वो उसको फोर्स कर सकता है। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो वारंटी था उसका ब्रीच करा तो सेलर जो है, बायर जो है, वो आपको कोर्ट में लेके जा सकता है फॉर कॉम्पनसेशन, क्योंकि ब्रीच ऑफ वारंटी में कॉम्पनसेशन की डिमांड की जाती है, तो वो आपके पास अधिकार है। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट, राइट, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ा सेलर ने, तो उसको रेपुटेट करने के लिए भी कोर्ट में जा सकता है कि मैं तो चाहता ही नहीं अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए। एंड द लास्ट, सूट फॉर द इंटरेस्ट, आप ब्याज के लिए भी डिमांड कर सकते हैं कि भैया मुझे जो है चूंकि नुकसान मेरा करा दिया तो मुझे बदले में इतना ब्याज चाहिए।
उसके बाद में आता है ऑक्शन सेल्स। ऑक्शन सेल का मतलब होता है जहां पे हम पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट करते हैं कि वो हमें बिड्स दें। यहां सेल ने हम इनवाइट करते हैं पब्लिक एट लार्ज को कि वो बिड्स दें, और बिड्स के हिसाब से फिर हम लोग उनमें से किसी एक को फाइनलाइज करके गुड्स बेचें। द ऑक्शनियर इन द ऑक्शन सेल, द ऑक्शनर वारंट्स हिज अथॉरिटी टू सेल। उसके वो ऑक्शनर जो होता है वो ओनर के बिहाफ पर गुड्स को ऑक्शन करता है। ही वारंट्स दैट ही हैज नो नॉलेज ऑफ एनी डिफेक्ट। वो ये भी क्लियर करता है कि मुझे नहीं पता गुड्स में क्या डिफेक्ट है, मैं तो सिंपली सेलर या ओनर के बिहाफ पर खड़े होकर बेच रहा हूं। गुड्स में डिफेक्ट क्या है वो सेलर जाने, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एनी वारंटी टू गिव क्वाइट पोजेशन। हाँ, इतनी जरूर गारंटी देता है बायर को कि भैया अगर तुमने पैसा दिया तो गुड्स का पोजेशन दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि गुड्स मेरे पोजेशन में है। तो तीन चीजें वो करता है, लेकिन कुछ रूल्स हैं ऑक्शन सेल्स को लेकर। देखें, When the goods are put up for the sale in lots, each lot is a prima facie deemed to be a subject of separate। यदि कोई गुड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में सेल किया जा रहा है या पार्ट्स में सेल कर रहे हैं, तो हर पार्ट अपने आप में एक सेपरेट गुड माना जाएगा। द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनियर announces its completion by fall of hammer or in other customary manner, and until such announcement is made any bidder may retract his bid। जो ऑक्शन है वो कंप्लीट कब मानी जाएगी, जो ना 3 बार 1 2 3 ऐसे 3 बार हैमर मारते हैं, कोई भी और तरीका है, और उससे पहले पहले कोई भी बिडर जिसने बिड लगा दी वो अपनी बिड वापस ले सकता है। द राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। राइट ऑफ बिड बिल्कुल रिजर्व आप कर सकते हो कि इससे मिनिमम बिड में काम नहीं होगा, यानी मिनिमम बिड आप फिक्स कर सकते हो। द सेल में बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू अ रिजर्व और अपसेट प्राइस। हाईएस्ट प्राइस कितनी रहेगी या लोएस्ट प्राइस कितनी रहेगी वो आप सेट कर लो। द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस एंड द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज, ये अलाउड है लेकिन इसकी जानकारी उसको देनी पड़ेगी, यानी सेलर खुद भी अपना बंदा बैठा सकता है प्राइस को चढ़ाने के लिए, लेकिन इसकी जानकारी बाकी बायर्स को पहले से होनी चाहिए, बाकी बिडर्स को। अब एक टॉपिक है जो हम पर अभी पढ़कर भी आए थे, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय द नोन ओनर्स, जिसमें एक दो मैंने आपको बताया था, जैसे सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, राइट, सेल बाय जॉइंट ओनर, दो चीजें उसमें और पढ़ाऊंगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय द एस्टॉपल। देखिए क्या होता है, कई बार जो रियल ओनर होता है वो बायर्स के सामने इस तरह के वर्ड्स बोलता है, रियल ओनर, कि उसके पास अथॉरिटी है, लेकिन एक्चुअली अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन जो रियल ओनर है वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, राइट। जैसे मेरे साथ में कोई दूसरा बंदा खड़ा और वो गुड्स को बेच रहा है, मेरी गुड्स है, वो ओनर नहीं है, वो मेरी गुड्स बेच रहा है, मेरी घड़ी बेच रहा है, और मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं और बायर ने खरीद लिया, तो भाई साहब बायर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि यार मैं ओनर था। मैंने कहा मैं क्या करूं, उसने बेच दी तो तुझे ध्यान रखना चाहिए था। अरे यार तू तो वहीं खड़ा था ना, ओनर था ना मैं, तो मुझे रोकना चाहिए था ना। मैंने नहीं रोका उस बंदे को और बायर ने गुड फेथ में खरीद ली, तो बायर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर द वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये ऊपर हमने पढ़ा था। सेल बाय द सेलर पोजेशन आफ्टर द सेल। सेल बाय द अनपेड सेलर, जो अभी हमने पढ़ा रीसेल वाला, कि अगर गुड्स, जो अनपेड सेलर है उसको अगर गुड्स मिल गई, उसने उसका पोजेशन ले लिया इन ट्रांसिट या लीन, तो गुड्स को बेच सकता है, राइट। इसके अलावा फाइंडर ऑफ गुड्स भी के पास में राइट है। हम पीछे कॉन्ट्रैक्ट में पढ़कर आए थे, गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर की हैं या एक उसका सब्सटेंशियल वैल्यू इन्वॉल्व है, तो उस केस में पाउनी ऑफ द गुड्स इज राइट टू सेल। पाउनी वो होता है जिसके पास में गुड्स आई हैं क्योंकि उसने लोन दे रखा है, तो गिरवी रखा, कल को सामने वाला पैसा नहीं चुकाएगा तो भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार जब कोर्ट लिक्विडेटर्स को या रिसीवर्स को अपॉइंट करता है किसी व्यक्ति, इंसॉल्वेंट व्यक्ति की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, तो उसके पास अधिकार ऑटोमेटिकली आ जाता है उन गुड्स को बेचने का, राइट। तो ये कुछ छोटी सी बातें थी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और बहुत रेगुलरली इस पे से क्वेश्चन भी आता है।